क्या आया आंसर? 100। क्या आएगा? 100। ठीक है, देखो देखो, ये बोल रहा है द मीन ऑफ सेट ऑफ 10 नंबर्स इज m। मतलब 10 नंबर्स का कोई सेट है जिसका मीन इसने दे रखा है कैपिटल M। तो अपन मान लेते हैं कि x1 x2 x10 ये 10 नंबर्स हैं जिनका एवरेज जो दे रखा है वो दे रखा है कैपिटल M। उसके बाद बोल रहा है बाय कंबाइनिंग विथ ए सेकंड सेट ऑफ कैपिटल M नंबर्स। मतलब ये वाला जो 10 नंबरों का सेट है इसको कंबाइन कर दिया किसी दूसरे सेट के साथ, और जो दूसरा सेट है उसमें कितने नंबर्स हैं? कैपिटल M नंबर्स। तो इस सेट को कंबाइन कर देते हैं उसके साथ, x1 प्लस x2 प्लस x10। ये तो पहला सेट हो गया। इसको कंबाइन किसके साथ करना है? ऐसे सेट के साथ कंबाइन करना है जिसमें कैपिटल M नंबर्स हैं। तो मैं मान लेता हूँ कैपिटल M नंबर्स इस तरह से हैं, y1 y2 प्लस ym। ठीक है। द मीन ऑफ द कंबाइंड सेट बिकम्स 10। तो कंबाइन करने के बाद जो सेट मिलेगा उसका एवरेज कितना दे रखा है इसने अपन को? 10 दे रखा है। तो ये देखो टोटल कितने नंबर हो जाएंगे? 10 तो ये हो गए, m ये हो गए, तो टोटल नंबर कितने हो गए? 10 प्लस m। इनका एवरेज कितना दिया है इसने? 10 दिया है। ठीक है। और पूछा क्या है हमसे? व्हाट इज़ द सम ऑफ द सेकंड सेट ऑफ नंबर्स। सेकंड सेट में जिसमें कैपिटल M नंबर्स थे उनका सम पूछा है। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू पूछी है, ये वाली y1 प्लस y2 से लेके ym तक। ठीक है। तो क्या करेंगे? देखो जो ऊपर वाली इक्वेशन है इससे x1 से x10 तक का टोटल क्या लिख सकते हैं अपन? 10m लिख सकते हैं ना। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे? 10m प्लस ये तो चाहिए हमें y1 प्लस y2 ym डिवाइडेड बाई 10 प्लस m इक्वल टू 10। कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से अपन, y1 प्लस y2 ym इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस m माइनस 10m। तो 10m तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, क्या आ जाएगा अपने पास? 100 आ जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन क्या आएगा अपने पास? डी आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। For the following set of observed values 60, 65, 70, 82, 85, 90, 95, 100, 160. Which of the statements are true? Which of the statements are true? Option A, mode is less than median is less than mean. Option B, mode is less than mean is less than median. Option C, mean is less than median is less than mode. Median is less than mode
लेस देन मीन। तीनों वैल्यू निकालो, फिर चेक करो कौन ग्रेटर है कौन लेस है। मोड निकालना है, मोड का मतलब है जो नंबर सबसे ज़्यादा टाइम आ रहा है सेट में, वो मोड है इसका। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आएगा, है ना। देखो मीडियन देखते हैं सबसे पहले। मीडियन का मतलब है जो मिडिल वैल्यू होगी। तो इसमें ये देखो ऑड नंबर हैं, इवन नंबर दे रखे हैं। कितने नंबर दे रखे हैं? ऑड नंबर दे रखे हैं, ठीक है ना। और ऑड नंबर भी कितने? 15 है। तो 7 नंबर यहाँ से छोड़ोगे, 7 नंबर RHS से छोड़ोगे, उसके बाद मिडिल वैल्यू लोगे। तो मिडिल वैल्यू कितनी आएगी? देखो 7 नंबर यहाँ से हटा दिए, 7 यहाँ से हटा दिए, तो मिडिल वैल्यू क्या आएगी अपने पास? 82। इसका मतलब मीडियन क्या आएगा? 82 आएगा। अब कई बार क्या एग्जाम में यहाँ तो क्या है, बिल्कुल इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे दिए नंबर, कई बार इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं देगा, तो अपन सीधा नहीं निकाल सकते फिर मीडियन, ठीक है ना। फिर अपन को क्या करना पड़ेगा? सेट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो मीडियन अपने पास 82 आ गया। इसके बाद अपन मोड देखते हैं। तो मोड जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है जो नंबर, ये 70 जो है वो कितने बार रिपीट हो रहा है? 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। इसका मतलब जो मोड है अपना वो कितना आएगा? 70 आएगा। इसी तरह से मीन निकाल सकते हो। सारे जो नंबर दे रखे हैं उनका टोटल करके डिवाइडेड बाय 15 करोगे, ठीक है ना। सबको ऐड कर दोगे सारे नंबर्स को, और डिवाइडेड बाय क्या करोगे? 15 करोगे। तो ये लगभग आएगा अपने पास 89 के समथिंग आएगा, ठीक है। 89 आएगा। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है अपने पास? 89 है। मतलब फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा? ग्रेटर देन सबसे कौन है? मीन। उसके बाद में क्या आएगा अपने पास? मीडियन। और सबसे छोटी वैल्यू क्या है अपने पास? मोड है, ठीक है। इसका मतलब जो ऑप्शन है वो कौन सा आएगा? ए आएगा। सबसे बड़ी वैल्यू मीन है, सबसे छोटी वैल्यू क्या है अपने पास? मोड। नेक्स्ट देखते हैं। The average rainfall over a given place, during the 3-year period, during the 3-year period
of 2003 to 5 was 65 centimeter. During the 3-year period, the average rainfall was 63 centimeter. The actual rainfall during the 2005 was 60 centimeter. What was the rainfall in 2002? 55 centimeter, 60 centimeter, 54 centimeter, 53 centimeter. क्या आएगा? फिफ्टी 54 देखते हैं। हम्म, 60। फिफ्टी 54। चलो देखते हैं। इसने बोला है कि जो 2003 से 5 तक का जो टाइम पीरियड है उसमें एवरेज रेनफॉल 65 है, और 2002 से 4 तक का जो टाइम पीरियड है उसमें एवरेज रेनफॉल दे रखा है 63, और एक पर्टिकुलर ईयर 2005 उसमें दे रखा है कि रेनफॉल कितना है 60 सेंटीमीटर है, और हमसे पूछा है कि रेनफॉल 2002 में कितना होगा। ठीक है, तो देखो जो टाइम पीरियड दे रखे हैं वो कहाँ से कहाँ तक के दे रखे हैं, 2 से लेके और कहाँ तक के दे रखे हैं, 5 तक के टाइम पीरियड दे रखे हैं ना। एक तो 2 से 4 दे रखा है, और एक कहाँ दे रखा है 3 से 5 दे रखा है। ठीक है, तो सभी ईयर लिख लेते हैं अपन, 2002, 3, 4 और 5। ठीक है, और इधर लिख लेते हैं रेनफॉल। इसमें मैं मान लेता हूँ रेनफॉल कितना है x, 3 में कितना है y, 4 में कितना है z, और 2005 का रेनफॉल इसने दिया है हमें, कितना दे रखा है 60 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, और क्या दे रखा है 3 से 5 तक का जो टाइम पीरियड है ये वाला, इसमें एवरेज रेनफॉल दे रखा है कितना 65 सेंटीमीटर, और 2002 से 4 तक में जो टाइम पीरियड है उसमें एवरेज रेनफॉल कितना दे रखा है 63 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, देखो इनका एवरेज निकाल लेते हैं पहले। 2 से लेके 4 तक जो ईयर है x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 3, ये एवरेज कितना दे रखा है
63 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसी तरह से 3 से लेके जो 5 तक का टाइम पीरियड है उसका एवरेज कैसे निकालेंगे, y प्लस जेड प्लस 60 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू कितना आएगा, 65 सेंटीमीटर। तो अभी दो इक्वेशन है, यहाँ से हमें वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, 2002 के रेनफॉल की, मतलब x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या इक्वेशन बनेगी, देखो, एक तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 189, ठीक है। और यहाँ से क्या मिलेगी हमें, y प्लस जेड इक्वल टू 195 माइनस 60, ठीक है ना। ये कर लोगे कैलकुलेट, y प्लस जेड की वैल्यू आ जाएगी, y प्लस जेड की वैल्यू को कहाँ रख दोगे, ऊपर वाली इक्वेशन में, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास, x की आ जाएगी, ठीक है। आंसर आएगा 54 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 54 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, the average age of capital A, B and C whose ages are integers x, y and z respectively. Where x less or equal y less or equal z is 30. If the age of B is exactly 5 more than that of A, what is the minimum possible value? What is the minimum possible value of Z? Options 31, 32, 33, 37. तीन पर्सन है ABC, उनकी एज बोल रहा है XYZ है, और उनकी एज का जो एवरेज दे रखा है वो कितना है, 30 दे रखा है, ठीक है। ये इसकी लैंग्वेज थोड़ी ऐसे है, देखो ऊपर, द एवरेज एज ऑफ ABC whose ages are integers XYZ respectively is 30। इसका मतलब ये है कि तीन पर्सन कैपिटल ABC है, उनकी जो एज है रेस्पेक्टिवली वो क्या है, कैपिटल A की X है, कैपिटल B की Y है, और कैपिटल C की एज कितनी है, Z। और उन तीनों की जो एज का एवरेज है वो कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। फिर आगे बोल रहा है इफ़ द एज ऑफ B इज़ एग्जैक्टली 5 मोर देन दैट ऑफ A, मतलब B की जो एज है
वो ए की एज से कितनी ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, लिख रखा है ना ये तो क्वेश्चन में। इफ़ द एज ऑफ बी इज़ एग्जैक्टली 5 मोर देन दैट ऑफ ए, देन व्हाट इज़ द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ जेड। जेड की वैल्यू निकालनी है, मिनिमम क्या होगी। और साथ में क्वेश्चन में ये कंडीशन भी दे रखी है, एक्स लेस देन इक्वल वाई लेस देन इक्वल जेड। हम्म 33। क्या आएगा 33, देखते हैं। ये बोल रहा है कि कैपिटल ए बी सी है, उनकी एज दे रखी है एक्स वाई जेड, और उनका एवरेज इसने दे रखा है कितना है 30। इसका मतलब ऐसा लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 30, या एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 90। ठीक है, आगे बोल रहा है कि इफ़ द एज ऑफ बी इज़ एग्जैक्टली 5 मोर देन दैट ऑफ ए, मतलब बी की जो एज है वो ए की एज से 5 ज़्यादा है। ठीक है, तो बी की एज है कितनी y, और ए की एज कितनी है x, उससे 5 ज़्यादा है, तो ऐसा लिख सकते हैं अपन y इक्वल टू एक्स प्लस 5। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब बोल रहा है व्हाट इज़ द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, व्हाट इज़ द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ z। ठीक है, और साथ में कंडीशन और दे रखी है इसने ये वाली कि x लेस और इक्वल y लेस और इक्वल z, ये कंडीशन भी दे रखी है। ठीक है, एक काम करते हैं, कैपिटल Y की जो वैल्यू है उस वैल्यू को कहाँ रख देते हैं, इक्वेशन 1 में। तो क्या आएगा x प्लस 5 प्लस z इक्वल टू 90। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा अपने पास 2x प्लस z इक्वल टू 85, ये आ जाएगा 2x प्लस जेड इक्वल टू 85 आ जाएगा। अब देखो हमसे पूछा है z की वैल्यू कितनी होगी, तो ऑप्शन से चलते हैं, एक बार ऑप्शन ए लेके चलते हैं कि हमने मान लिया z की वैल्यू कितनी है 31 है, तो z की वैल्यू 31 है, तो बताओ x की वैल्यू कितनी आएगी फिर यहाँ से 85 माइनस 31 कितना आएगा, ये 4 5। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 27 आएगी। z की वैल्यू जब 31 ले रहे हैं तो x की वैल्यू कितनी मिल रही है 27, और x की वैल्यू अगर 27 है तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी फिर बताओ 32 आएगी। ठीक है, अब एक बार ये देखो कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या, कि z की वैल्यू सबसे बड़ी है क्या, z की वैल्यू कितनी है 31, लेकिन उससे बड़ी तो अपने पास क्या आ रही है y की वैल्यू आ रही है ना। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, x लेस देन इक्वल y लेस देन इक्वल z, सबसे बड़ी वैल्यू क्या होनी चाहिए z, लेकिन सबसे बड़ी वैल्यू एक्चुअल में आ कितनी रही है अपने पास, तो y आ रही है ना,
इसका मतलब ऑप्शन ए जो अपन z इक्वल टू 31 मान के चल रहे हैं वो नहीं हो सकता। अब इसी तरह से नेक्स्ट ऑप्शन पे चलोगे फिर 32 पे, ठीक है ना, यहाँ भी देखोगे तो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी अपने पास। फिर उसके बाद किस पे चलोगे, नेक्स्ट ऑप्शन पे चलोगे, सी पे। तो सी ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं। z की वैल्यू 33 है तो यहाँ 33 रखेंगे, 2x इक्वल टू 85 माइनस 33, 2 और 5, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से अपने पास, 26 आएगी। अब x की वैल्यू 26 आ गई तो y की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, 31 आएगी। और y की वैल्यू 31 है तो z की वैल्यू तो अपन लेके चल ही रहे हैं, कितनी लेके चल रहे हैं, 33। तो देखो सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, z की है, ठीक है ना। उसके बाद किसकी है, y की है 31, और उसके बाद वैल्यू किसकी है, x की वैल्यू है 26। तो एक ही ऑप्शन है जिससे ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ऑप्शन नंबर सी से, ठीक है। इसलिए जो वैल्यू आएगी अपने पास z की वो कितनी आ जाएगी, 33 आ जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। A fuel station sold diesel costing 15,000 to 150 persons on a day. If the lower limit of sale to a person is 50, what is the maximum amount in rupees for which one person could have purchased diesel on that day. Options 7450, 7500, 7550, 7600। ये बोल रहा है कि एक फ्यूल स्टेशन है, उससे डीजल जो है वो एक दिन के अंदर केवल 150 पर्सन्स को दिया जाता है, ठीक है ना, और उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है, 15,000, 15,000 रुपये 150 पर्सन्स को दिया जाता है एक सिंगल डे में, ठीक है। इफ़ द लोअर लिमिट ऑफ सेल टू ए पर्सन इज़ ₹50, मतलब मिनिमम कोई भी पर्सन लेना चाहता है डीजल तो कितने रुपए का मिल सकता है, मिनिमम 50 रुपये का मिल सकता है,
ठीक है। देन व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट इन रुपीज़ फॉर विच वन पर्सन कुड हैव परचेज डीजल ऑन दैट डे। लोअर लिमिट तो इसने बता दी कि मिनिमम कितना रुपए का ले सकते हो आप, 50 रुपये का ले सकते हो मिनिमम। ये बोल रहा है मैक्सिमम कितने का ले सकता है कोई पर्सन, सिंगल डे में मैक्सिमम कितने रुपए का डीजल एक पर्सन उस दिन पर ले सकता है। मिनिमम तो इसने बता दिया कि कितना मिल सकता है, 50 रुपीज़ का मिल सकता है। हाँ, 150 में से कोई एक पर्सन अगर आए और वो बोलता है मुझे मैक्सिमम रुपीज़ का डीजल चाहिए, तो कितना मैक्सिमम रुपीज़ का मिल सकता है उसको। हम्म, 7550। बताओ और क्या आएगा। यही आएगा, देखते हैं। देखो ये बोल रहा है कि जो लोअर लिमिट है सेल की, किसी एक पर्सन को कितना मिल सकता है, 50 रुपीज़ का मिल सकता है एक पर्सन को मिनिमम। और हमसे ये पूछा है कि कोई भी एक पर्सन हो उसको मैक्सिमम कितने रुपीज़ का जो है वो परचेज़ कर सकता है डीज़ल, ठीक है ना। तो एक पर्सन को मैक्सिमम कब मिल सकता है, जब उसके अलावा जितने भी पर्सन हैं उन सबको क्या मिले, मिनिमम मिले। कहने का मतलब ये है कि जैसे 150 पर्सनस हैं, इनमें से अगर 149 पर्सनस को क्या मिल जाए, अगर मिनिमम मिल जाए, तो जो बचा हुआ एक पर्सन उसको बताओ क्या मिलेगा, फिर मैक्सिमम मिलेगा ना उसको फिर, ठीक है। तो अब ये 149 जो पर्सन है उनको क्या मिलना चाहिए, मिनिमम रुपीज़ का डीजल मिलना चाहिए। तो मिनिमम रुपीज़ का कितने का मिल सकता है, वो 50 का ही मिल सकता है, इससे कम तो मिल नहीं सकता, ठीक है ना। एक पर्सन को कितने का मिल सकता है मिनिमम, 50 रुपीज़ का। और ऐसे कितने पर्सन हैं अपने पास, 149 पर्सनस हैं। तो 149 पर्सनस को कितना मिलेगा बताओ, इसको मल्टीप्लाई करके बताओ एक बार। 149 इंटू 50, 17450 आएगा। 7450 रुपीज़ का जो डीज़ल है वो तो कितने पर्सनस को मिल गया, 149 पर्सनस को मिल गया। तो रिमेनिंग कितना रुपीज़ का बचेगा, टोटल कितना था अपने पास, 15,000 था ना, उसमें से कितना रिमेन कर दोगे, घटा दोगे, उसमें से 7450 घटा दोगे, तो जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा अपने पास, 7550 आएगा। मतलब एक सिंगल पर्सन जो है ये वाला, इसको मैक्सिमम कितने रुपए का मिल सकता है, 7550 का। और देखते हैं, A bird flies along the three sides of
3 sides of a field in the shape of an equilateral triangle. Equilateral triangle at speeds of 248 kilometer per hour respectively. The average speed of the bird is the average speed of the bird is 24/7 14/3 22/7 4 किलोमीटर पर आवर. डी बी बी या डी बी सेकंड ऑप्शन देखते हैं. सेकंड आ रहा है सभी के. क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि बर्ड फ्लाइज अलोंग द 3 साइड्स ऑफ ए फील्ड इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. मतलब कोई फील्ड है जिसकी शेप कैसी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की जैसी है, समबाहु त्रिभुज की जैसी शेप है किसी फील्ड की, ठीक है ना. और उस इक्विलेटरल ट्राइंगल के साइड्स पे कोई बर्ड फ्लाई करता है, ठीक है. और उसकी एवरेज स्पीड जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, सॉरी एवरेज नहीं है, ओनली स्पीड है. स्पीड दे रखी है 248 किलोमीटर पर आवर. मतलब एक साइड पे 2 किलोमीटर पर आवर और दूसरी साइड पे 4 किलोमीटर पर आवर, तीसरी साइड पे 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है. फिर बोल रहा है कि द एवरेज स्पीड ऑफ द बर्ड, एवरेज स्पीड कितनी होगी उस बर्ड की, क्या आएगा. ऑप्शन बी बता रहे हो ना, बी देखते हैं. बी नहीं आएगा. अब सबके बी आ रहा है, इसका मतलब तो फिर ऑप्शन ही गलत है. बुक के अंदर बी आ रहा है क्या सभी के, चेक कर लेते हैं एक बार. देखो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी लेंथ में मान लेता हूँ स्मॉल एल है, ठीक है. तो जो डिस्टेंस होगी ए से बी तक की वो कितनी है, एल. सिमिलरली जो डिस्टेंस है बी सी, एल. और जो डिस्टेंस है ए सी वो भी कितनी है, एल है. अभी बोल रहा है कि जो ट्रायंगल की तीनों साइड से उस पर जो बर्ड की स्पीड दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 248 किलोमीटर पर आवर दे रखी है. तो मैं सपोज़ मान लेता हूँ कि ए बी जो लाइन है उसके थ्रू जो बर्ड की स्पीड है वो कितनी है अपने पास, 2 किलोमीटर पर आवर. इसी तरह से बी सी साइड के अलोंग जो स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर. और जो
सी ए या ए सी साइड के थ्रू जो स्पीड है वो कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो निकालना क्या है हमें, एवरेज स्पीड निकालनी है। ठीक है ना, एवरेज स्पीड कब निकल सकती है, जब कुल दूरी आ जाए, मतलब टोटल डिस्टेंस आ जाए। ठीक है ना, और डिवाइड किससे कर दे अपन, टोटल टाइम से, तभी तो आएगी एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई क्या करना पड़ेगा, टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो पता है हमें, वो मान रखी हमने, एक साइड की एल है तो तीनों साइड को मिला देंगे तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3L हो जाएगी। टोटल डिस्टेंस तो कितनी हो जाएगी, 3L। अब निकालना क्या पड़ेगा, टोटल टाइम निकालना पड़ेगा। पहले ए बी साइड के थ्रू टाइम निकालेंगे, फिर बी सी के थ्रू, फिर सी ए के थ्रू। तो ए बी के लिए टाइम निकालते हैं, ए बी साइड के लिए। तो टाइम बराबर क्या होता है बताओ, हाँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस तो कितनी कवर कर रहा है, ए बी साइड के अलोंग एल, और स्पीड कितनी दे रखी है, 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, ये डिस्टेंस भी किलोमीटर में मान लेते हैं, एल किलोमीटर, सॉरी 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर। तो T1 कितना आएगा अपने पास यहाँ से, L/2, ये किलोमीटर तो कैंसिल हो जाएगा, T1 कितना आएगा अपने पास, L/2 आवर। इसी तरह से फिर T2 कैलकुलेट करोगे, तो T2 के लिए क्या करोगे, ये तो सिमिलर रहेगा, L किलोमीटर डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर, यानी कि L/4 आवर। सिमिलरली T3 कैलकुलेट करोगे तो वो कितना आएगा अपने पास, L/8 आवर। ठीक है, इस तरह से T1, T2 और T3 कैलकुलेट कर लोगे। अब T1, T2, T3 आ गए तो अब आसानी से क्या निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड। तो देखो एवरेज स्पीड क्या आएगी फिर, इसलिए एवरेज स्पीड कितनी आएगी, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। L प्लस L प्लस L डिवाइडेड बाई L/4, L/2, L/4, L/8। इसको कैलकुलेट करो कितना आएगा ये, ट्वेंटी 4/7 आएगा। ठीक है ना, इसका मतलब ऑप्शन ए आएगा इसमें, 24/7 यूनिट आ जाएगी किलोमीटर पर आवर, 24/7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं एक। कितने चैप्टर कंप्लीट हो गए तुम्हें पता है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेट ऑफ नंबर्स, द सेट ऑफ numbers 5, 6, 7 M 6, 7, 8 N has an arithmetic mean of 6 and mode of 7, then find out the value M cross N।
18, 35, 28, 14। बी, डी, बताओ क्या बताएं, बी बताएं या डी बताएं? बी आएगा या डी आएगा या और कुछ ही आएगा? मोड दिया है एक तो, और मीन दिया है सेट का, है ना, और एम क्रॉस एन की वैल्यू पूछी है। ए और बी दोनों आ सकते हैं। ए और डी, ए भी आ गया, डी भी आ गया, बी भी आ गया, सी बचा है बस। ए नहीं आएगा, आंसर तो एक ही आएगा कोई। ए तो नहीं आएगा। अब 3 पे देख लो अब क्या आता है, बी, सी और डी में से। बी देखते हैं। ए और डी आ रहे हैं, देखते हैं। बी और सी तो नहीं है ना किसी के? बी और सी तो नहीं आएंगे ना? बी आएगा, बी वाला भी है कि? अब सी और बच रहा है बस एक, वो और बता दो। अब जिसकी मेजॉरिटी ज़्यादा है वही ऑप्शन मान लेते हैं अपन तो। डी आएगा। देख ही लेते हैं क्या है। देखो अर्थमेटिक मीन निकालें अगर 5, 6, 7 m + 6 7 + 8 n डिवाइडेड बाई 8, और ये दिया है 6 के बराबर। कितना आएगा ये? यहाँ से एक इक्वेशन निकल के आ रही है कि m + n की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास? 9 आएगी। ठीक है, अब देखो इसने क्या बोला है कि जो नंबर्स दे रखे हैं उसका मोड कितना है अपने पास? 7 है। मोड 7 होने का मतलब ये है कि जो सेट इसने दे रखा है उसमें मैक्सिमम टाइम्स रिपीट क्या होना चाहिए? 7 रिपीट होना चाहिए। अगर अपन देखें उसमें m और n के अलावा एक तो 6 जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है और 7 भी 2 बार रिपीट हो रहा है। अगर इस सेट का मोड 7 लाना है तो इसका मतलब ये है कि या तो m को 7 होना पड़ेगा या n को 7 होना पड़ेगा। ठीक है ना, तभी तो सेट का मोड कितना आ सकता है? 7 आ सकता है। ठीक है, अगर मैं m को 7 ले लेता हूँ, m को 7 ले लेता हूँ तो n की वैल्यू कितनी आएगी फिर? 2 आएगी। तो यहाँ से m × n कितना आएगा फिर? 14 आएगा। और अगर मैं
m को 7 ना लेके n को 7 ले लूँ, या तो m 7 होगा या n 7 होगा। n को 7 ले लोगे तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी ना, नहीं होगा क्या बताओ ऐसे? तो m क्रॉस n की वैल्यू कितनी आएगी, फिर भी 40 नहीं आएगी। अब बताओ ये कैसे आएगा? हाँ, मोड तो दे रखा है तभी तो कैलकुलेट होगा फिर ये आगे, ठीक है ना। तो मोड 7 दे रखा है, इसका मतलब m और n किसी एक की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, 7 होना पड़ेगा। क्या 6 नहीं ले सकते ना, 6 ले लोगे तो फिर मोड 6 भी हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा फिर। उसमें ऐसे बोला है कि मोड 7 है, तो 7 तभी हो सकता है जब m या n में से कोई एक क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए, ठीक है। बाकी अब नेक्स्ट चैप्टर अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे।